हाय स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को फाइलम के विषय में बताएंगे। तो हमारा डिस्कस आज फाइलम के विषय में होगा। इस विषय में आप लोगों ने अभी तक तो नहीं पढ़ा, चूँकि क्लास 9th का सिलेबस है और क्लास 9th के सिलेबस में सबसे पहले आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो जानना ज़रूरी है। कि हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है किंगडम। किंगडम तो मतलब होता है राज्य। तो किंगडम हमारे पास दो होते हैं। एक किंगडम वो होता है जो प्लांटी होता है, दूसरा किंगडम जो होता है जो एनिमेलिया होता है। प्लांटी किंगडम में सिर्फ हम प्लांट की स्टडी करते हैं, ओनली प्लांट की स्टडी करते हैं, और एनिमेलिया किंगडम में हम सिर्फ एनिमल की स्टडी करते हैं। तो ये दो किंगडम हमारे पास होते हैं, एक को हम प्लांटी बोलते हैं और दूसरे को एनिमेलिया बोलते हैं। तो इस तरह से हमने दो किंगडम की बात किया। अब एक प्लांटी हो गया, एक एनिमेलिया हो गया। तो ये हमारा रहा किंगडम। किंगडम के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है फाइलम का। ये ब्रॉड सेक्शन होता है फाइलम का। फाइलम का जो ब्रॉड सेक्शन होता है, इस ब्रॉड सेक्शन में ढेर सारे एनिमल एक साथ आते हैं। एक फाइलम में हजारों लाखों एनिमल आ सकते हैं। सबसे बड़े फाइलम के विषय में हम डिस्कस करते हैं तो कहते हैं कि आर्थ्रोपोड है। सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोड है। आर्थ्रोपोड के विषय में हम डिस्कस करते हैं तो ये बताते हैं कि यह सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। और इस फाइलम के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम ये डिस्कस करते हैं कि किस तरह से लोगों को जो है इसके विषय में बताया जा सके। आर्थ्रोपोडा, आर्थो मीन्स ज्वाइंटेड, पोडा मीन्स लेग्स, ज्वाइंटेड लेग्स। अब आप समझ सकते हो कि संसार में लगभग 6 करोड़ जातियां ऐसी हैं जो कि ज्वाइंटेड लेग्स की हैं। तो इसलिए हम इनको आर्थ्रोपोड का नाम देते हैं। और इन सभी के विषय में एक एक करके 1 by 1 अगर स्टडी किया जाए तो 1 by 1 स्टडी करने में बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों कि आप इतने सारे जीवों का अध्ययन एक साथ नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको सब फाइलम में डिवाइड किया जाता है। इसलिए इसको सब फाइलम में डिवाइड किया जाता है। और तीसरे पर, अगले पर हम चलते हैं। हमारा क्लास होता है, क्लास। तो क्लास में जो होता है उसमें सबसे पहले हमको ये डिस्कस करना होता है कि किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करें। आप लोग यहाँ पर कुछ चीज़ों को देख रहे होंगे, जिसमें जो है हमने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम लिखा है। और ये जो हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम लिखा है, अपने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में किस तरह से हमने जो है डिवीजन किया है, विभाजन किया है। तो आइए हम एक एक करके इस विषय में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने किंगडम को डिवाइड किया, किंगडम के बाद आया फाइलम, उसके बाद हमने क्लास को डिवाइड किया, फिर ऑर्डर को डिवाइड करेंगे, जीनस को डिवाइड करेंगे, एट लास्ट स्पीसीज को डिवाइड करेंगे। सपोज दैट हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग्स। इन ह्यूमन बीइंग्स हमारा नाम क्या है? होमो सेपियंस। होमो क्या है? हमारा वंश है, हमारा जीनस है। हमारी स्पीसीज क्या है? सेपियंस। हम उस समय क्या थे जब हमने खड़े होकर के चलना सीखा? होमो इरेक्टस। जब हम बंदरों की बात खड़े होकर के चलना सीख रहे थे तो उस समय हम होमो हैबिलस की श्रेणी में थे। होमो हैबिलस से आए होमो इरेक्टस। इरेक्ट हो गए, सीधे खड़े होकर हमने चलना सीख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम होमो इरेक्टस के बाद आ गए होमो सेपियंस में। होमो सेपियंस में आए तो होमो सेपियंस में अब हमने अपने पूरे शरीर के विषय में अध्ययन करना शुरू कर दिया। और हम एक ऐसे प्राणी के रूप में आज वंश वृक्ष रेखा में जो ह्यूमन की वंशावली है, उस वंशावली में हम देख रहे हैं आज हम अपने टॉप लेवल पर हैं, अपने पीक लेवल पर हैं। तो क्यों पीक लेवल पर हैं? ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ओनली अवर डेवलपमेंट ऑफ माइंड। हम अपने मस्तिष्क के विकास के आधार पर आज हम सारे प्राणियों के ऊपर राज्य कर रहे हैं। इसलिए ये कहा गया ह्यूमन बीइंग्स। अभी आप देखेंगे तो एक सेंटेंस मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो है लंदन के चिड़ियाघर के ठीक सामने वहाँ पर लिखा गया है। वहाँ पर आप जाएंगे, चिड़ियाघर में आप जाएंगे, जू में आप जाएंगे, पार्क में आप जाएंगे। जब जू में आप जाएंगे, जूलॉजिकल पार्क है, वहाँ पर आप जाएंगे, सबसे पहले एक मिरर लगा हुआ है। उस मिरर के सामने जब आप खड़े होते हैं तो मिरर पर लिखा होता है कि आप इस समय संसार के सबसे खतरनाक प्राणी को देख रहे हैं।
तो आप सोचिए कि आप किसको देख रहे हैं, आप तो अपने को देख रहे हो ना। आपके सामने मिरर लगा हुआ है, आपके सामने मिरर लगा हुआ है, तो मिरर में किसकी इमेज आएगी, अपनी इमेज आएगी, हमारी इमेज आएगी। तो इसका मतलब यह हुआ आज हम संसार में एक ऐसे प्राणी के रूप में डेवलप हो चुके हैं जो कि संसार के सभी प्राणियों के ऊपर अपना एक छत्र शासन है। आज ह्यूमन बींग्स ने अपने ब्रेन का इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया है कि हाथी के ऊपर भी ये सवारी करता है, शेर को जो है पिंजड़े में बंद कर लेता है, शेर को सर्कस में डांस करवाता है, नाच करवाता है। तो क्या है, ये हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट है। हमने अपने ब्रेन का लगातार यूज किया। जिन्होंने अपने ब्रेन का यूज नहीं किया वो डिसअपीयर कर गए, जिन्होंने क्लाइमेट के अनुरूप अपने को अडॉप्ट नहीं किया वो डिसअपीयर कर गए। तो डिसअपीयर की थ्योरी तो बहुत ही लंबी है। जब हम इवोल्यूशन की थ्योरी को डिस्कस करेंगे अपने क्वादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से, तो तब मैं वहाँ पर आपको डिस्कस करूँगा कि ये हमारी इवोल्यूशन की थियरी क्या बताती है, हमारे जैव विकास का सिद्धांत क्या बताता है, लैमार की थियरी क्या बताती है, जो है डार्विन की थियरी क्या बताती है, और ह्यूगो डिब्रीज की थियरी क्या बताती है, स्टैनले मिलर की थियरी क्या बताती है, टी.एच. मॉर्गन की थियरी क्या बताती है। तो उस समय में एक एक करके आपको सारी थियरियों के विषय में डिस्कस करेंगे, बताएंगे हम आपको। परंतु यह क्लास 9th के लेवल का सिलेबस नहीं है, यह क्लास 10th और 12th के लेवल का सिलेबस है। तो वहाँ पर हमको पहुँचने में अभी समय है। तो अभी आप हम क्लास 9th के सिलेबस को देख रहे हैं। सिर्फ आपको देखना है कैसे किस तरह से डेवलपमेंट की श्रेणी में, विकास की श्रेणी में, डेवलपमेंट की हिस्ट्री में किस तरह से ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है, किस तरह से एनिमल का डेवलपमेंट होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट के विषय में बात न करके सिर्फ हम आज बात करेंगे कि एनिमल के डेवलपमेंट के विषय में। तो आइए देखते हैं एनिमल के डेवलपमेंट के विषय में किस तरह से जो है डेवलपमेंट की क्रिया हुई है, किस तरह से विकास की क्रिया हुई है, और जो विकास की क्रिया हुई है यह किस तरह से अग्रसर होती चली गई है। अर्थात मानव अपने वंश वृक्ष रेखा में किस तरह से पीक पर पहुंचा है। अगर मानव आज पीक पर पहुंचा है तो इसका सीधा सा रीजन है कि मानव ने अपने ब्रेन का यूज किया है। अगर मानव ने अपने ब्रेन का यूज न किया होता तो जाहिर सी बात है को आज जो है वंश वृक्ष की रेखा में सरोपर न होता। आपको पता होना चाहिए कि हमारी प्रजाति लीमर से शुरू हुई है। लीमर का मतलब समझते हैं क्या होता है? लीमर का मतलब होता है चुनियार, छोटा सा जीव जैसे बिल्ली जैसा, जिसका मुंह जो होता है वो प्रोग्नेथस होता है। प्रोग्नेथस बायोलॉजिकल टर्म है जिसका अर्थ होता है थूथन निकला हुआ सा। जैसे कुत्ते का मुंह बाहर निकला होता है, ऐसे जो है लीमर का मुंह बाहर निकला होता है। तो पहले इस श्रेणी में थे, तो इससे गजसूज श्रेणी संप्रदाय के सदस्य थे हम, छछुंदर जिसको बोलते हैं। गजसूज श्रेणी के संप्रदाय से हमने डेवलपमेंट किया, तो लीमर में आए, लीमर से डेवलपमेंट किया। इस तरह से हमारा रेगुलर डेवलपमेंट होता गया और आज हम क्या हुए? आज हम वंश वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंच चुके हैं। जो एक वृक्ष की शाखाओं को बढ़ाइए, एक बड़े से वृक्ष को बनाइए और बड़े से वृक्ष को ह्यूमन को टॉप पर ले जाकर के आप रख दीजिए, एक पीक लेवल पर ह्यूमन को रख दीजिए। तो आज मानव अपने उस पीक लेवल पर है जो कि संसार के समस्त प्राणियों के ऊपर एक छत्र शासन किए हुए है। चाहे वह जो है क्रोकोडाइल हो, चाहे वह एलिगेटर हो, चाहे वह लायन हो, चाहे एलिफेंट हो, कोई भी प्राणी हो जो मानव से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन आज मानव ने सभी के ऊपर अपना कब्जा बना लिया है। तो मैंने अभी आपको बताया इस तरह से प्लांट के पर आइए डिस्कस कर लिया जाए, थोड़ा सा प्लांट के विषय में देख लिया जाए। प्लांट के विषय मैंने आपको बताया कि प्लांट की श्रेणी में बहुत ही सूक्ष्म इतने छोटे छोटे पौधे हैं जिनको हम नेकेड आई मीन्स नग्न आंखों से, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते। इतने छोटे छोटे एल्गी हैं, फंगस हैं, हम उनको नहीं देख सकते। तो इस तरह से बैक्टीरिया हैं, तो एल्गी है, फंगस हैं, तो ये माइन्यूट प्लांट की कैटेगरी में आते हैं, जो थैलोफाइट में आते हैं। थैलोफाइट मीन्स बैग लाइक प्लांट, थैलोफाइट मीन्स bag like plant. In this category of plant, those who have cannot be divided in between the root, leaves and stem. In this category of plant, those who have cannot be divided in between root, leaves and stem. पौधों की वह शाखाएं, एक पेड़ वंश वृक्षों की वह शाखाएं जिन्हें हम जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे पौधों से हम उठ करके और कहाँ तक पहुँचते हैं? सिकोया तक पहुँच जाते हैं। जो है सिकोया संसार का सबसे बड़ा वृक्ष है। जो लिपिडोडेंड्रॉन आज इस संसार के दुनिया का सबसे जीवित और सबसे बड़ा
पौधा है लिपिडोडेंड्रॉन। तो ऐसे पौधों तक मतलब इतने विशालकाय पौधों तक जिसकी पौधों की लंबाई 100 मीटर की होती है, ऐसे पौधों की लंबाई अर्थात एक सूक्ष्म पौधे से लेकर के एक विशालकाय पौधों तक की लंबाई का अध्ययन अगर हम करते हैं तो आप सोच सकते हैं सूक्ष्म जीव से लेकर के विशालकाय जीव तक, सूक्ष्म पौधों से लेकर के विशालकाय पौधों तक, इनके विषय में अध्ययन करना इतना आसान नहीं है कि एक साथ सारे जीवों का अध्ययन किया जा सके। इसलिए हमको वर्गीकरण करने की आवश्यकता पड़ी। अब आया समझ में? हमने वर्गीकरण करना क्यों सीखा? हमने वर्गीकरण करना सिर्फ इसलिए किया, इसलिए वर्गीकरण किया हमने, इसलिए वर्गीकरण को सीखा हमने। अगर हम वर्गीकरण नहीं करेंगे हम जीवों का अध्ययन जो है नहीं कर पाएंगे। जीवों का अध्ययन बहुत ही जटिल हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, आप लोग धीरे धीरे इस तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप अगर आप स्टडी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप एक अच्छे जो है स्कॉलर की श्रेणी में आएंगे, एक अच्छे स्कॉलर बनेंगे और स्टेप बाय स्टेप आप लर्निंग करेंगे, सीखेंगे और जा करके एक पूरी तरह से एक कंप्लीट जो प्रिपरेशन होगा आपका, एक कंप्लीट प्रिपरेशन होगा कि हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ, ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, अन्य प्राणियों का डेवलपमेंट कैसे हुआ, अदर एनिमल्स जो उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, अदर प्लांट जो उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। इस तरह से डेवलपमेंट की श्रेणी में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से माई सेल्फ हलीमुद्दीन शेख मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आइए आज हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन की श्रेणी में किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया अभी आपको, इंट्रोडक्शन की श्रेणी में मैंने आपको बताया। ध्यान रहे कि मेरा 3 स्टेप का लेक्चर होगा। ये हमारा पहला स्टेप का लेक्चर आज चल रहा है जिसमें सिर्फ मैं आपको बेसिक पॉइंट पर बात करूंगा और बेसिक पॉइंट पर बात करने से पहले इसके कुछ मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहले इसके विषय में अर्नेस्ट हैकल, आप लोगों ने साइंटिस्ट का नाम सुना होगा। इन 1894 में अर्नेस्ट हैकल साइंटिस्ट थे। अर्नेस्ट हैकल साइंटिस्ट थे। इन्होंने प्रोटिस्टा नाम दिया। प्रोटिस्टा मीन्स इन दोज टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड द कैटेगरीज ऑफ दोज टाइप्स ऑफ एनिमल्स दोज आर सिंपली बिलोंग्स टू द वेरी माइन्यूट। प्रोटिस्टा, प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, ओइस्टा, प्रोटिस्टा, प्रोइस्टा मीन्स ऐसे एनिमल जो लिविंग कर रहे हो, जी रहे हैं, लेकिन प्रोटोइयस हैं, प्रिमिटिव हैं, उनको हमने कहा कि प्रोटिस्टा में है। क्लियर? इसको हमने कहा कि प्रोटिस्टा में है। तो अर्नेस्ट हैकल ने कहा कि यह प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा में उन्होंने जो है कुछ मायने में उन्होंने बैक्टीरिया को रख दिया, कहीं पर उन्होंने जो है प्रोटिस्टा में अमीबा को रख दिया, यूग्लिना को रख दिया, पैरामीशियम को रख दिया। तो आइए देखते हैं हम एक एक करके विषय में कि क्या है इनकी थियरी और क्या है इनका इतिहास। तो आइए फिर इसके विषय में कोपलैंड की थियरी है। कोपलैंड ने 1956 में कोपलैंड वैज्ञानिक का नाम है बेटा। कोपलैंड 1956 में अपनी थियरी में इन्होंने कहा कि यह फाइलम मोनेरा होता है। एक फाइलम होता है जिसको हमने का नाम दिया मोनेरा। मोनेरा में उन जीवों का अध्ययन किया जाएगा जो प्रोकैरियोट्स होंगे। क्या होंगे? प्रोकैरियोट्स होंगे या उससे भी प्रिमिटिव होंगे, जो कि क्वेसरवेट्स से थोड़ा सा डेवलप किए हुए होंगे। क्वेसरवेट्स, व्हाट इज द क्वेसरवेट्स? क्वेसरवेट्स इज द बिगिनिंग स्टेज ऑफ द सेल। क्या है? क्वेसरवेट्स इज द बिगिनिंग स्टेज ऑफ द सेल। क्वेसरवेट्स जो है यह कोशिका के निर्माण की प्रारंभिक इकाई है, यूनिट है। यहीं से जो है जीवों का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आइए हम फिर ऐसे यहाँ पर देखा जाए। इसके बाद हम आते हैं जो है व्हिटेकर पर। व्हिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया है। व्हिटेकर ने अपने 5 किंगडम सिस्टम को दिया है, जिससे उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम में बताया कि मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, ध्यान से देखिएगा, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगस है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगस है। फंगस के बाद उन्होंने कहा प्लांट है और एनिमल है। क्लियर हो गया? ये 5 किंगडम सिस्टम है जो व्हिटेकर के द्वारा दिए गए। व्हिटेकर ने जो अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, उस व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्रोटिस्टा सबसे पहले पर आए, मोनेरा सबसे पहले पर आए,
प्रोटिस्टा नंबर 2 पर आए, और फंगस नंबर 3 पर आए, और नंबर 4 पर प्लांट आए, और नंबर 5 पर एनिमल आए। तो इस तरह से 5 किंगडम सिस्टम आया। अगर न समझ में आया हो तो कहिए, मैं लिख देता हूँ। आइए देखते हैं, इसको हम ब्लैक पेन से लिख रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहला जो है व्हिटेकर का सिस्टम आता है मोनेरा का, ये साइड में लिख रहे हैं मोनेरा, यहाँ पर मोनेरा का आता है, पहला है। दूसरा सिस्टम आता है प्रोटिस्टा का, प्रोटिस्टा का, ये प्रोटिस्टा हो गया, मोनेरा प्रोटिस्टा। और इसका तीसरा सिस्टम आता है वो फंगस का आता है। किसका आता है? फंगस का आता है। थैलोफाइट का ये, क्योंकि फंगस और एल्गी दोनों आ जाएंगे, थैलोफाइट का कह दिया जाए, थैलोफाइट का कह दिया जाए, थैलोफाइट में आएंगे। और जो चौथा सिस्टम है, चौथे सिस्टम पर अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये प्लांट की श्रेणी में आ जाते हैं, प्लांट आ जाएंगे, प्लांट आ जाएंगे। और पांचवें सिस्टम में हम जो है देखते हैं एनिमल आ जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक बार आपको अपने कार्य कोचिंग क्लासेस के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो सबसे पहले व्हिटेकर ने अपना डिस्कस किया था वो मोनेरा का किया था, उसके बाद प्रोटिस्टा का किया था, उसके बाद थैलोफाइट का किया था। थैलोफाइट में इन्होंने जो अपना डिस्कस किया था, थैलोफाइट में इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक को फंगस कहा था, दूसरे को एल्गी कहा था। तो फंगस वे होते हैं, फंगस वे होते दे हैव कैन नॉट बी मेक देयर ओन फूड इटसेल्फ। फंगस कैन नॉट बी मेक देयर फूड इटसेल्फ। अंडरस्टैंड? फंगस वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। फंगस मीन्स होता है इट ऑलवेज बी सैप्रोफाइट, इज ऑलवेज बी सैप्रोफाइट। ये पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, कहीं पर जीवित रह करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन दूसरा आ जाता है थैलोफाइट में, एल्गी पर आ जाते हैं। ऑल एल्गीज आर क्लोरोफिलस, दे हैव कैन मेक देयर ओन फूड इटसेल्फ, दे हैव कैन मेक देयर फूड इटसेल्फ। वे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो वे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, तो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अब यहाँ पर भोजन की दृष्टि से देखा जाए, फूड की दृष्टि से देखा जाए, तो आइए हम लोग और आप भी तो अपने को डिवाइड कर लेते हैं। आइए हम और आप अपने को डिवाइड कर लेते हैं। हम क्या हैं? हम तो अपना भोजन तो स्वयं नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हम पेड़ पौधों के ऊपर आश्रित हैं और पेड़ पौधों के द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों को हम ग्रहण करते हैं। अर्थात हम क्या हो गए? हेटेरोट्रॉफ्स हो गए। क्या हो गए? हेटेरोट्रॉफ्स हो गए। लेकिन प्लांट क्या हो गए? ऑटोट्रॉफ्स हो गए। ये मेरी फिलॉसफी नहीं है, ये मैंने कहा है मेरी फिलॉसफी नहीं है, या मैं अपनी फिलॉसफी नहीं दे रहा हूँ। कौशिक डॉक्टर जो है कौशिक की फिलॉसफी से दे रहा हूँ, और डॉक्टर आर्यल कोटपाल की फिलॉसफी दे रहा हूँ आपको। उस फिलॉसफी से मैं आपको तर्क कर रहा हूँ कि यहाँ पर किस तरह से उन लोगों ने डिस्कस किया है, और स्टेप बाय स्टेप एनसीईआरटी की बुक से मैं डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ, आपको बताते हुए चल रहा हूँ। इसलिए आप लाइन बाय लाइन इसको ध्यान में रखेंगे। मोनेरा में आ जाएंगे छोटे छोटे, और प्रोटिस्टा में प्रोटोजोअन्स आ जाएंगे, थैलोफाइट में एल्गी और फंगस आ जाएंगे, प्लांटी में ढेर सारे डेवलपिंग प्लांट आ जाएंगे, एनिमल में हम लोग आ जाएंगे। एनिमल की कैटेगरी में मैंने बताया जितनी कैटेगरी 5 किंगडम सिस्टम जो व्हिटेकर ने दिया था, 5 किंगडम सिस्टम जो व्हिटेकर ने दिया था, यह व्हिटेकर का 5 किंगडम सिस्टम इतना माइन्यूट सिस्टम नहीं है, हम आसानी पूर्वक इस सिस्टम को जो है एक्सप्लेन कर सकते हो। क्योंकि व्हिटेकर का जो 5 किंगडम सिस्टम में एनिमल आया, उस एनिमल में आप सोच सकते हैं कोई टेरेस्ट्रियल है, तो कोई एक्वाटिक है, कोई मैराइन है, कोई जो एरियल है, कोई जलीय है, कोई स्थलीय है, कोई वायवीय है, कोई स्थलाकृतिक है, कोई मरुस्थलीय है, कोई जो है खारे पानी में रहने वाला है, मैराइन है। इस तरह से ढेर सारे जीवों की श्रेणी बनती है। तो अध्ययन की श्रेणी से, अध्ययन की सुविधा के लिए जब तक हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, 1 बाय 1 करके हम इसका स्टडी नहीं कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, तो आप लोग मेरे चैनल को बराबर देखते रहिएगा, और मैं एक एक करके आप लोगों को एक्सप्लेन करता रहूँगा कि प्रोटिस्टा क्या होते हैं, मोनेरा क्या होते हैं, फंगस क्या होते हैं, एल्गी क्या होते हैं, प्लांट क्या होते हैं, एनिमल क्या होते हैं। अर्थात थैलोफाइट में क्या है, ब्रायोफाइट में क्या है, जिम्नोस्पर्म में क्या है, एंजियोस्पर्म में क्या है, ये प्लांट के डिवीजन में मैंने बताया। एनिमल के डिवीजन में जब इसी प्रकार से आप आएंगे तो मैं एनिमल के डिवीजन में आपको बताऊंगा कि फाइलम हो गया, क्लास हो गया। फाइलम पर सब पहले किंगडम होता है, फाइलम होता है, क्लास होता है, ऑर्डर होता है, जीनस होते हैं, और लास्ट में स्पीसीज होती है।
लास्ट में स्पीसीज होती है। तो आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं, आप लोग अब देखिएगा जरा, यहाँ पर मैंने लिखा है एनिमेलिया, माने जीवधारी जो है, क्या मैंने लिखा, जीवधारी। इनको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। हाउ मेनी पार्ट आर डिवाइडेड इट, हाउ मेनी पार्ट्स आर डिवाइडेड बाय मी, ओनली 2 parts. What is this? First is the prokaryotic animal, second is the eukaryotic animal. पहला माने prokaryotic animal, prokaryon, प्रोकैरियोटिक शब्द बना है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस से बनी हुई सेल को मैंने कहा प्रोकैरियोटिक सेल। शब्द पर ध्यान दीजिए, मैं एक एक शब्द को तोड़ करके समझा रहा हूं, इसलिए टीचर की तरह से नहीं, मैं आपको एक फ्रेंड के माध्यम से समझा रहा हूं कि कहीं आप मिस्टेक ना कर जाएं, कहीं आप भूल ना कर जाएं। मेरी हर बातों का विशेष ध्यान दें कि मैंने कहा कि प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोट शब्द बना कैरियन से, प्रिमिटिव कैरियन एनिमल्स, प्रिमिटिव कैरियन एनिमल्स इज दोज कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स दोज आर सिंपली बी मेड बाय अ सिंपल सेल, अ प्रिमिटिव न्यूक्लियस। अंडरस्टैंड? ऐसे जीवधारी, ऐसे प्राणी जो प्रारंभिक केंद्रकों के द्वारा बने, उनको हमने क्या कहा, प्रोकैरियोट कहा। दूसरा आता है यूकैरियोट, यू मीन्स होता है मॉडर्न, यू मीन्स मॉडर्न, मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक, कैरियन, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो मॉडर्न न्यूक्लियस के थ्रू, अर्थात न्यूक्लियस में भी आप देखिए कि यहाँ पर डिवीजन हो गया। एक न्यूक्लियस तो वह है जो प्रिमिटिव है, जो प्रारंभिक न्यूक्लियस है, जो पहले बना हुआ न्यूक्लियस था, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट की श्रेणी आगे बढ़ती जाती है, डेवलपमेंट की श्रेणी के आगे बढ़ते जाने से जो है यूकैरियोट का डेवलपमेंट हुआ है, आधुनिक न्यूक्लियस का डेवलपमेंट हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग यह मत समझिएगा जो न्यूक्लियस पहले बना था, शुरुआत में जो न्यूक्लियस बना था वही न्यूक्लियस आज तक चल रहा है, नहीं। न्यूक्लियस में भी जो है बदलते वातावरण के प्रति न्यूक्लियस में भी जो है वो चेंजिंग आई है। तो न्यूक्लियस में पहले जब प्रोकैरियोट में आप जाएंगे, आप वहाँ पढ़ेंगे इसमें 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते थे। फिर आप पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस की वाल जो है वो ब्रैकेट थी, ब्रैकेट टूटी हुई थी। फिर आप पढ़ेंगे न्यूक्लिक मटेरियल स्कैटर्ड इन ऑल अराउंड द सेल, न्यूक्लिक मटेरियल पूरी कोशिका में समान रूप से फैले हुए थे। पढ़ेंगे आप डीएनए का कोई वजूद था, परंतु वह जो है संगठित नहीं था। डीएनए तो था लेकिन बिना डीएनए का जो है कोई सेल फॉर्मेशन नहीं हुई है। डीएनए था, अर्थात पेंटोज शुगर थे। पेंटोज शुगर मैंने 2 शुगर आपको एक्सप्लेन करके बताया है, डीऑक्सीराइबोज शुगर और ऑक्सीराइबोज शुगर। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर वे शुगर होते हैं जो है डीएनए में पाए जाते हैं, और ऑक्सीराइबोज शुगर वे शुगर होते हैं जो आरएनए में पाए जाते हैं। इस तरह से मैंने शुगर के विषय में डिस्कस किया। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर और ऑक्सीराइबोज शुगर पर, तो वहां से ये न्यूक्लियस आया। तो जो न्यूक्लियस डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर को मिलाकर के कंप्लीट बना, अर्थात जिसका नेचर एसिडिक हुआ, जिसका नेचर अम्लीय हुआ, इसलिए मैंने कहा कि न्यूक्लियस का नेचर एसिडिक होता है। न्यूक्लियस का नेचर क्यों एसिडिक होता है? इसलिए एसिडिक होता है कि न्यूक्लियस में 2 प्रकार के एसिड पाए जाते हैं। कौन कौन से एसिड? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए मैं बता रहा हूं, कभी मुगालते में मत रहना आप लोग, धोखेबाजी में मत रहना आप लोग। किताब को पढ़ो, समझो, समझने का ज्यादा प्रयास करो, पढ़ने से ज्यादा समझने का प्रयास करो। सेंटेंस लिखा क्या गया है, और बायोलॉजी के सेंटेंस को, उसकी लैंग्वेज को जिसने समझ लिया वो बायोलॉजी को आसानी से समझ गया, उसके लिए बायोलॉजी इजी हो गई। लेकिन जिसने उसके टर्म को नहीं समझा वो बायोलॉजी को नहीं समझा। इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं, अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से माय शेख हलीमुद्दीन शेख, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग टर्म के विषय में ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास करें। आइए फिर देखते हैं, यहाँ पर मैंने इसका अर्थ मैंने निकाल दिया कि यहाँ पर 2 न्यूक्लियस हैं, एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस है और एक मॉडर्न न्यूक्लियस है। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस से जो एनिमल बने वो मोनेरा में आए। किसमें आए? मोनेरा में आए। और यूकैरियोट मॉडर्न न्यूक्लियस से जो एनिमल बने उनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को हमने कहा यूनिसेलुलर और दूसरे को हमने कहा मल्टीसेलुलर। एक को हमने कहा यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर का अर्थ होता है जो एक कोशिकीय हो, और मल्टीसेलुलर का अर्थ होता है जो बहुकोशिकीय हो। तो एक कोशिकी में आया प्रोटिस्टा, प्रोटोजोअन्स आ गए, और वह कोशिक को हमने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। पहला विद सेल वॉल, एक ऐसे है जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और विदाउट सेल वॉल और एब्सेंट सेल वॉल। दूसरा वे होता है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है।
और जिनमें कोषावृत्ति एब्सेंट होती है वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो विथ सेल वॉल जो है इनको हमने फिर दो पार्ट में डिवाइड किया। एक को मैंने कहा जैसे फंगस है, फंगस क्या है? फंगस नॉन क्लोरोफिलस हैं। फंगस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अगर फंगस में क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है तो दे हैव कैन नॉट बी मेक देयर ओन फूड इटसेल्फ, वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। इसलिए दे आर आल्सो बी डिपेंडिंग अपॉन द अदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। इसलिए वो हमेशा डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, उन्हीं से अपने फूड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हीं से अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने इसको डिवाइड कर दिया। और दूसरा मैंने लिखा आपको प्लांट, पौधे, लेकिन यहाँ पर उन पौधों का मैं अध्ययन करा रहा हूँ आपको जो पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, जो पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं और जिनमें एब्सेंस ऑफ सेल वॉल है, हेटेरोट्रॉप्स हैं, परपोसी हैं। परपोसी में कौन आएंगे? एनिमल्स आएंगे। कौन आएंगे? एनिमल्स आएंगे। कोई भी एनिमल्स आप देखिए, यूग्लिना को छोड़ करके, यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोफिल है यूग्लिना के अंदर, इसलिए यूग्लिना को छोड़ करके जितने भी एनिमल आपको स्टडी करने को मिलेंगे, सारे के सारे एनिमल जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। वे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। दे हैव कैन नॉट बी मेक देयर ओन फूड इटसेल्फ, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर आश्रित होते हैं। तो इस तरह से ये पूरा क्लासिफिकेशन, व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन मैंने बताया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, थैलोफाइट, प्लांट, एनिमल। और यहाँ पर देखिएगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, थैलोफाइट में आइए फंगस और एल्गी, प्लांट पौधे और एनिमल जीवजंतु। यह है 5 किंगडम सिस्टम जो व्हिटेकर के द्वारा दिए गए और इसका मैंने पूरी तरह से क्लासिफिकेशन कर दिया। और क्लासिफिकेशन में आप एक बार फिर देख सकते हो कि एनिमल जीवधारी, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, प्रोकैरियोटिक एनिमल, यूकैरियोटिक एनिमल। प्रोकैरियोट में मैंने किया मोनेरा, यूकैरियोट में मैंने किया यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर को मैंने कह दिया प्रोटिस्टा, मल्टीसेलुलर को मैंने डिवाइड कर दिया कि विथ सेल वॉल और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। जो विथ सेल वॉल है फिर उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि फंगस है नॉन क्लोरोफिलस और प्लांट हैं जो क्लोरोफिलस हैं। और जो एब्सेंस ऑफ सेल वॉल हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, उनको मैंने डिवाइड किया और उसके विषय मैंने बताया कि वो परपोसी होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, इसलिए दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। और यहाँ के लिए मैंने बताया कि जैसे एनिमल्स, हम और आप, जीव जंतु, गाय भैंस क्या है, अपना भोजन स्वयं बनाती है? नहीं। जब तक आप उनको चारा नहीं देंगे तब तक उनका पेट नहीं भरेगा, वो खा नहीं पाएंगे। इस तरह से आपने देखा कि हमने ये डिवीजन कर दिया आसानी पूर्वक कि कहाँ पर ये प्लांट हैं और कहाँ पर ये एनिमल्स हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, ऑल ऑफ यू प्लीज सी टू दिस पॉइंट एंड राइट अगेन। अंडरस्टैंड? आप लोग फिर से एक बार इसको देख करके लिख लीजिए। अब मैं आपको आगे बताने चल रहा हूँ। आइए चलते हैं। सबसे पहले हमारा डिस्कस चलेगा, जो है एक एक करके हम अपना डिस्कस करेंगे। आप लोगों के सामने मैंने डिस्कस किया है। पहला मैं मोनेरा पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मोनेरा पर जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ तो इसमें प्रोकैरियोट आएंगे, बैक्टीरिया और एनालिड्स आएंगे, बैक्टीरिया और एनाबिना आएंगे, बैक्टीरिया और एनाबिना आएंगे। तो आइए हम इसको मिटाते हैं और एक बार फिर से आपको आगे ले चलते हैं अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से। मेरे चैनल का नाम आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, अलीमुद्दीन शेख कादरी मेरा चैनल है, अलीमुद्दीन शेख कादरी। आप लोग अलीमुद्दीन शेख कादरी को सर्च करेंगे कि मेरे जितने भी लेक्चर हैं सारे के सारे लेक्चर आप लोगों के सामने आ जाएंगे। तो अलीमुद्दीन शेख कादरी के चैनल के माध्यम से आप लोग मेरे द्वारा दिए गए सारे लेक्चर को आसानी पूर्वक पढ़ सकते हो, आसानी पूर्वक आप जान सकते हो कि इस लेक्चर में मैंने क्या दिया है और किस पॉइंट को दिया है और मेरा टाइटल कादरी क्या है। क्योंकि मैं कादरी सिलसिले से हूँ इसलिए मेरा टाइटल कादरी का है। आइए हम डिस्कस करते हैं फिर से एक बार कि मैंने बताया कि मैं सबसे पहले मोनेरा के विषय में डिस्कस करूंगा। मोनेरा के विषय में हम उन्हीं एनिमल्स को डिस्कस करेंगे, मोनेरा के विषय में उन्हीं एनिमल्स को डिस्कस करेंगे जैसे नीले हरे शैवाल हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोला गया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोला गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, यूबैक्टीरिया हो गया। तो साइनोबैक्टीरिया हैं और ये सब है। इन्हें आप देख सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं, इस तरह से इनके स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं।
अब आप देखिए कि इसमें इस तरह से लगा हुआ है, इस तरह से इनको लोकोमोटिव ऑर्गन है, इनका ये लोकोमोटिव ऑर्गन है। इस तरह से लोग, मैं अभी फिगर के माध्यम से अपलोड करके आप लोगों को समझाऊंगा। तो इसमें जितने भी मटेरियल्स हैं इसके, जितने भी मटेरियल्स हैं इसके, टोटल के टोटल मटेरियल आप लोग देखेंगे इस तरह से टोटल के टोटल मटेरियल पूरी की पूरी कोशिका में समान रूप से फैले हुए हैं। यहाँ पर ना तो कोई न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, ना तो कोई न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है। जब न्यूक्लियस नहीं दिखाई दे रहा है तो स्पष्ट बात है विदाउट न्यूक्लिएटेड है ये। अगर ये विदाउट न्यूक्लिएटेड है तो न्यूक्लिक मटेरियल पूरी की पूरी कोशिका में समान रूप से फैला हुआ होगा। क्लियर? न्यूक्लिक मटेरियल पूरी की पूरी कोशिका में समान रूप से फैला हुआ होगा। इस तरह से आपने देखा कि ये किसका स्ट्रक्चर आया? ये आया बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आया, ये आया बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आया। तो आइए अगला पर चलते हैं। अगर हम प्रोटिस्टा को ध्यान में देखें, प्रोटिस्टा को ध्यान में देखें, ये तो मैंने इसके विषय में बताया। अब प्रोटिस्टा को ध्यान में देखें, प्रोटोजोवन जिसमें आते हैं, जैसे प्रोटोजोवंस आते हैं, अमीबा आ गया, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। इस तरह से हम अमीबा के स्ट्रक्चर को ध्यान में देख करके बनाते हैं। इस तरह से अमीबा बन गया। अमीबा का कोई शेप नहीं होता, ध्यान रहे। इस साइड से यूरैट बनते हैं, इस साइड से स्यूडोपोडिया का निर्माण होता है। इसको जो लेग बन रहे हैं इसको स्यूडोपोडिया, PSEU पढ़ते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फुट। क्या होता है? फॉल्स फुट। फॉल्स फुट का अर्थ होता है मिथ्या पैर, झूठे का पैर। झूठा पैर कौन सा पैर होता है? झूठा पैर वह पैर होता है जो एक बार बनेगा फिर दूसरी बार बिगड़ जाएगा। उस पैर को हम कहेंगे कि झूठा पैर है। यह पैर जो होता है ये किसमें बनता है? ये अमीबा में बनता है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इसमें पाया जा रहा है और एडवांस न्यूक्लियस पाया जा रहा है। और न्यूक्लियस के पाए जाने के बाद इसमें न्यूक्लिक मटेरियल पाए गए और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें RNA और DNA भी पाया जा रहा है। और ये आसानी पूर्वक इस साइड से अगर आप देखेंगे तो इनकी सेल वॉल जो होती है, ये देख रहे हैं आप, डबल लेयर्ड है। ये डबल लेयर्ड सेल वॉल है इनकी। इस तरह से अगर डबल लेयर्ड सेल वॉल है इनकी, इस तरह से आप देख सकते हो, डबल लेयर्ड सेल वॉल है इनकी। इस तरह से डबल लेयर्ड सेल वॉल है। तो डबल लेयर्ड सेल वॉल होने की वजह से, डबल लेयर्ड सेल वॉल होने की वजह से ये आसानी पूर्वक इसमें जो भरा हुआ मैट्रिक्स है, जो भरा हुआ साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म को एक साइड से जो एंटीरियर में ये पुश करते चले जाते हैं और नए नए स्यूडोपोडिया का निर्माण होता चला जाता है। इस तरह से हमें बैक्टीरिया जो है यहाँ पर स्यूडोपोडिया हो गया, ये इसका एंटीरियर पार्ट हो गया, एंटीरियर पार्ट हो गया। और ये इसका जो है, ये इसका जो है पोस्टीरियर पार्ट हो गया, जहाँ पर यूरैट बनेंगे। यूरैट भी होता है झुर्री, यूरैट यहाँ पर बनेगी, झुर्रियाँ जहाँ पर बनेगी, ये इनका जो है पोस्टीरियर पार्ट होता है। क्या होता है? पोस्टीरियर पार्ट होता है। ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया और ये एंटीरियर पार्ट हो गया। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर ये दो पार्ट होते हैं। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर आपने देखा कि ये ऐसे एनिमल है। ये तो मैंने सिर्फ अमीबा के विषय में बताया। जरा सा आप यूग्लिना और पैरामीशियम के विषय में देखिए, जो है यूग्लिना और पैरामीशियम। पैरामीशियम में आप लोग देखेंगे इस तरह से, आप देखिए ध्यान से पैरामीशियम को। यहाँ पर ये पैरामीशियम का फिगर बन गया। अब ये पैरामीशियम का जो फिगर बना, यहाँ पर ओरल ग्रूव हो गए। क्या हो गए? ओरल ग्रूव हो गए। यहाँ पर ये खाद्यधानी बनती है, फूड वैक्यूल जिसको कहा जाता है, ये खाद्यधानी बनती है। और इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हो ये सीलिया है, फ्लैजिला नहीं। फ्लैजिला सिंगुलर होता है और सीलिया प्लूरल होती है। ध्यान में देखिएगा, सिंगुलर और प्लूरल तो समझ ही रहे होंगे। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। तो जहाँ पर ढेर सारे जो है, जो इस तरह से रोए जैसी संरचनाएं निकल रही हैं, इनको हमने कहा कि ये क्या है? ये सीलिया है। क्या है? सीलिया है। इनको हमने कहा कि ये सीलिया है। और यहाँ पर ओरल ग्रूव है। क्या है? ओरल ग्रूव है। ओरल ग्रूव जिसको माउस पार्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसको हमने कहा कि ये फूड वैक्यूल है। क्या है? फूड वैक्यूल है। तो ध्यान रहे कि ये इस तरह से, यहाँ भी इसमें दो पार्ट होते हैं, इस तरह से इसके दो भी पार्ट होते हैं, इस तरह से इसके दो पार्ट होते हैं। और यहाँ पर ये दो पार्ट होते हैं। यहाँ पर इसका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के विषय में इसमें अभी थोड़ा सा विवाद चल रहा है।
क्लियर हो जाने पर और भी ज़्यादा जो है डिस्कस किया जाएगा इसके विषय में। तो ये न्यूक्लियस हो जाते हैं और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म फिलअप हुआ है उसी साइटोप्लाज्म में सारे के सारे कोशिकांग भरे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, जितने भी आपने कोशिकांग पढ़े हैं सारे के सारे कोशिकांग इसमें भरे हुए होते हैं। अगला आता है जो है वो यूग्लिना। आइए यूग्लिना के विषय में देख लिया जाए। यूग्लिना के विषय में देख लिया जाए। यूग्लिना जो होता है आप देखिएगा जरा सा यूग्लिना के विषय में। ये देखिए यहाँ पर रिजर्वायर है, यहाँ पर ये देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, हाथ को देखते जाइए, फिगर अपने आप बनता जाएगा। फिगर बनाने की कला कहीं बाहर से नहीं आती है। आप लोग हाथ को देखते जाइए और फिगर को बनाते जाइए, आराम से फिगर बनता चला जाएगा। यहाँ पर ये सिंगुलर है, अकेला निकला हुआ है, इसको हमने फ्लैजिला कहा, सीलिया नहीं कहा, क्योंकि ये सिंगुलर है। ध्यान रहे ये सिंगुलर है, इसलिए हमने क्या कहा, ये फ्लैजिला है। क्या कहा मैंने, फ्लैजिला है। अगर ये फ्लैजिला है, यहाँ पर ये इसका माउथ पार्ट है, ओरल ग्रूव है, और यहाँ पर ये रिजर्वायर है, और यहाँ पर ये बॉडी पार्ट है। तो यही एक ऐसा एनिमल मैं बताने चल रहा हूँ, यही एक ऐसा एनिमल है जिसके विषय में भी आज भी जो है कहा जाता है, यूग्लिना इज ए कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। यूग्लिना इज ए कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। यूग्लिना जो है वह पौधे और जंतुओं के बीच की एक कड़ी है। अब यहाँ पर देखिए इसके ऊपर एक छोटा सा और उभार बना दिया गया। इस छोटे से उभार को बनाकर ये कंफ्यूजन ला दिया गया, रियल में न्यूक्लियस ये है या ये है, कौन सा न्यूक्लियस इसका रियल है, और उसके बाद न्यूक्लियोलस इसका कहाँ चला गया। ध्यान रहे, मेरे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। मैं अपने अगले लेक्चर में पार्ट 2 में अब इस सारे टॉपिक को एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा वास्तव में न्यूक्लियस इसका क्या होता है। अभी आप अपने दिमाग में ध्यान से समझते रहिएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये इसका बॉडी पार्ट डिवाइडेड है, और यहाँ पर इस तरह से आप देख रहे हो, इस तरह से आप देख रहे हो कि बॉडी वाल इसकी जो है इस तरह से डिवाइडेड है। बॉडी वाल इस तरह से डिवाइडेड है, इस तरह से बॉडी वाल डिवाइडेड है। इस तरह से यूग्लिना बन जाता है। इस तरह से हम प्रोटिस्टा का अध्ययन करते हैं। तो प्रोटिस्टा में हम उन्हीं जीवों का अध्ययन करते हैं जो प्रोटोजुअन्स हों, ऐसे एनिमल जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस के थ्रू बने हुए हों, लेकिन उनका न्यूक्लियस कभी भी ऐसा नहीं होता है जो कि पूरी की पूरी कोशिका में समान रूप से बिखरा हुआ हो। नहीं, उसका न्यूक्लियस ज्वाइंटेड होता है। अगर उसका न्यूक्लियस जो है शेप साइज स्ट्रक्चर में क्लियर है, समान है, तो हम ऐसे न्यूक्लियस को कहते हैं यह न्यूक्लियस जो है वो वेरीफाइड न्यूक्लियस है, सर्टिफाइड न्यूक्लियस है, और इसको हमने यूकैरियोट का नाम दिया। इसमें यूकैरियोटिक न्यूक्लियस को पाया जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया और अमीबा हो गया। तो मैंने इस तरह से आज अपने लेक्चर में आपको टॉपिक दिया। अब हमारा अगला टॉपिक पार्ट 2 में आप देखा, मैंने कहा मैं इस टॉपिक को 3 लेक्चर में खत्म करूंगा। तो हमारा पहला टॉपिक है, और चूंकि आप लोगों को देखने का समय काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर मैं एक बार कहता हूँ आप सभी लोग मेरे कौदरी कोचिंग क्लासेस अलीमुद्दीन शेख कौदरी, या मेरा चैनल है अलीमुद्दीन शेख कौदरी, इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और इसको जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और सब्सक्राइब कर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर कर सकते हो, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। और मैं अपना लेक्चर इसी तरह से लगातार बढ़ाता रहूँगा, देता रहूँगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।